सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा रिपब्लिक नेटवर्क का कि उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया और एक जो सरकार का पक्ष है वो आम जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रयास है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा इसके लिए कि मुझे आपने आज यहाँ पर बोलने का अवसर दिया। देखिए, आप अगर देखें तो पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश कई मायनों में बहुत आगे बढ़ा है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी भी जिला, प्रदेश, देश की इकोनॉमी, ओवरऑल इन्वायरमेंट, ये सब देखने के लिए जो एक नेशनल लेवल के डाटा होते हैं, स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़रूरी होता है। और अगर हम एक स्टैटिस्टिक्स पे नज़र मारें, मैं थोड़े से स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखूँगा। तो स्टैटिस्टिक्स क्या दिखाते हैं? स्टैटिस्टिक्स ये दिखाते हैं कि जो एक अर्थव्यवस्था की प्रगति की फिगर होती है वो है जीएसडीपी पे। जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जो जीएसडीपी की फिगर है, वो अगर आप देखें तो ये 14 लाख करोड़ के आसपास थी 2015-16 में, जो अब लगभग 20 लाख करोड़ तक पहुंच रही है। पिछले 5 सालों में लगभग 4.5 से 5 लाख करोड़ की जो तरक्की, जो इम्प्रूवमेंट, जो एडिशन हुआ है जीएसडीपी में, वो उत्तर प्रदेश को देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाता है। सही कहा किसी ने कि कभी ये बीमारू स्टेट था, बीमारू प्रदेश के बारे में जाना जाता था। पूरे देश में जब तरक्की के बारे में बात होती थी तो उत्तर प्रदेश, बिहार, ये कुछ ऐसे प्रदेश हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि वो पूरे देश की प्रगति को नीचे ले जाते हैं, एक एवरेज ख़राब कर देते हैं। लेकिन ये एक आंकड़ा आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि अब ये 2022 मार्च की जो फिगर्स आ रही हैं उसके हिसाब से, जो एस्टिमेटेड फिगर्स के हिसाब से, उत्तर प्रदेश देश की सबसे दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। दूसरा आंकड़ा जो मैं बताना चाहूँगा आप सबको वो ये कि कैसे जाना जाता है प्रति व्यक्ति आय से। प्रति व्यक्ति आय वो जो लगभग 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी, वो 2022 मार्च की जो फिगर्स हमारी आ रही हैं वो लगभग 94,000 करोड़ होती जा रही है। लगभग दुगनी 5 साल में प्रति व्यक्ति आय हुई है। ये दर्शा रहा है कि व्यक्तियों की, परिवारों की आमदनियां बढ़ रही हैं। आमदनियां बढ़ रही हैं तो इकोनॉमी बेहतर हो रही है। एक और आंकड़ा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो डीमैट अकाउंट खोलना होता है, ये अभी कंपलसरी है। तो डीमैट अकाउंट की अगर संख्या देखें तो उत्तर प्रदेश देश में तीसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र, गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश लगभग 55 लाख डीमैट अकाउंट्स यहाँ खोले। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की फिगर है। ये तीनों आंकड़े अगर आप एक परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपको साफ पता चलता है कि उत्तर प्रदेश नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, एक उभरता हुआ उत्तर प्रदेश, जो कि अभी अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ पे देश में दस्तक दे रहा है कि यस वी आर देयर, हम लोग पहुँचे हैं, वी आर राइट। तो मैं इसी के बारे में 2-3 चीज़ें के बारे में बताऊँगा कि पिछले, आपने देखा होगा पिछले 5 साल में लगभग 1.5 साल तो कोरोना बीमारी से, महामारी से लड़ते हुए बीत गया। मैं उसके बारे में बताऊंगा। अभी आईआईटी कानपुर के एक अध्ययन में ये पाया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो कोरोना प्रबंधन किया गया था वो देश में सर्वश्रेष्ठ था। देश में सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश होते हुए भी जब आप दूसरे प्रदेशों से इसका तुलना करें, केरल से, महाराष्ट्र से, अन्य प्रदेशों से जिनकी की आबादी उत्तर प्रदेश के आधी भी है, आधी से भी कम है, कुल मामले कोरोना के उत्तर प्रदेश में इन सब प्रदेशों से बहुत कम रहे हैं। और अभी भी प्रतिदिन बहुत मामूली संख्या आ रही है। ये पूरा एक जो प्रबंधन का एक मॉडल है उत्तर प्रदेश में कोरोना का, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और प्रतिदिन उनके द्वारा समीक्षा जो की जाती है उसमें उन्होंने एक टीम 9 बनाई। क्योंकि ये इतना बड़ा एक जो महामारी का इतना बड़ा प्रबंधन था जिसमें कि अंतर विभागीय समन्वय की बहुत आवश्यकता थी। तो अंतर विभागीय समन्वय उन्होंने टीम 9 एक गठित की, पहले टीम 11 गठित की, फिर टीम 9 गठित की। उसके माध्यम से सभी विभागों के अधिकारियों के माध्यम से एक टीम की तरह एकजुटता के साथ ये कोरोना प्रबंधन का काम किया गया। और मैं एक थोड़े से आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जब कोरोना का पहला मामला आया था 2020 में, तो तब हमारे पास एक भी
जो है वो लैब नहीं थी। मुझे याद है टेस्टिंग के लिए सैंपल जो है वो दिल्ली सफदरजंग भेजे गए थे, और मरीज़ को भी कैसे इलाज करना है उसका भी कोई बहुत आइडिया नहीं था। लेकिन धीरे धीरे अब प्रदेश में प्रतिदिन हम लोगों के पास एक टेस्ट की बहुत बड़ी कैपेसिटी हो गई है। लगभग 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन उत्तर प्रदेश कर सकता है। और ये सभी अब चूँकि वो जो लैब्स हैं, अब हर ज़िले तक में लैब्स पहुंचा दी गई हैं ताकि टेस्ट हों। और आज भी जब हमारे यहाँ केसेस डबल फिगर्स में ही हैं, 2 लाख के आसपास प्रतिदिन टेस्ट होते हैं। इतने टेस्ट कोई और प्रदेश नहीं कर रहा है। ऐसे प्रदेश जिनमें कि हज़ारों में भी प्रतिदिन केस आ रहे हैं, वो भी इतने टेस्ट नहीं कर रहे हैं जितने उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। स्ट्रैटेजी क्या? कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करके जल्दी से जल्दी बीमारी को जल्दी से चिन्हित किया जाए, उसका तुरंत इलाज करके वहीं पे उसको रोग फैलने से रोका जाए, वहीं क्वारंटीन, वहीं उसका जो इलाज है वहीं पे उसको किया जाए। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत फ्रूटफुल रही है। इसके साथ साथ जैसे मैं बताऊंगा इलाज में भी शुरू में इतनी कठिनाइयाँ आई। पीपीई किट्स नहीं थे सफिशेंट, हमारे यहाँ बनाता ही नहीं था कोई पीपीई किट, कहीं वहाँ साउथ से मंगाए गए। इनफैक्ट बहुत ही कई बार दिक्कतें भी हुई, लेकिन हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है उत्तर प्रदेश का वो आगे आया। जो टेक्सटाइल की यूनिट्स थे उन्होंने पीपीई किट बनाने शुरू किए। आज हम 75,000 पीपीई किट प्रतिदिन हमारे पास अपनी कैपेसिटी है उत्तर प्रदेश में, जो कि हम पीपीई किट बना रहे हैं, और कोई इस समय हमारे डॉक्टर्स को किसी प्रकार की कमी नहीं आई। फिर उसके बाद जितनी इसके लिए मशीनें चाहिए थी, आपको वेंटिलेटर्स चाहिए थे, और जितना भी सामग्री थी वो युद्ध स्तर पर अरेंज किया गया। आज की तारीख में हमारे पास 1 से सवा लाख से ज़्यादा जो हैं वो वेंटिलेटर वाले बेड्स हैं। सफिशेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। बीच में ये आया तीसरी लहर बच्चों को इफेक्ट करेगी, तो जो नियोनेटल आईसीयू हैं, पेडियाट्रिशियन आईसीयू हैं, ये सब पीकू नीकू ये सब हर ज़िले में क्रिएट किए गए ताकि हम तीसरी लहर के लिए भी तैयार रहें। तो पूरी व्यवस्था कोरोना की गई। ये सब व्यवस्थाओं में समय लगते लगते इकोनॉमी को नहीं भूला गया। जो औद्योगिक विकास है प्रदेश का, जो अर्थव्यवस्था का विकास है, उस पर तेज़ी से काम साथ साथ होता रहा। मैं बताऊँगा कि पहले कोरोना की लहर में हमें कुछ औद्योगिक इकाइयाँ बंद करनी पड़ी थी सरकार को, लेकिन उसमें भी हम निर्यात इकाइयों को हमने चालू रखा। और दूसरी लहर में जब आए तो कोई उद्योग बंद नहीं किया गया, औद्योगिक गतिविधियां शुरू रहीं। एक जो और एक अभिनव प्रयोग किया गया वो आप सब लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे हमारे माइग्रेंट लेबर जो हैं दूसरे प्रदेशों से आए। एक अभिनव प्रयोग उत्तर प्रदेश सरकार ने किया कि उन सब की स्किल मैपिंग कराई। देखिए बहुत सारे ये कहा जाता था कि यहाँ से हम माइग्रेशन करके लोग दूसरे प्रदेशों में जाते हैं नौकरी करने के लिए, वो स्किल मैपिंग कराई गई। स्किल मैपिंग करने वाला उत्तर प्रदेश पहला जिला था। उस स्किल मैपिंग, उनकी स्किल को जब देखा गया तो उस स्किल को फिर उद्योग से जोड़ा गया। लगभग 46 लाख लोग वापस आए थे, उनको उद्योगों से जोड़ा गया। जहाँ जहाँ जिस उद्योग में उनको समायोजित किया जा सकता था उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के साथ जोड़ा, उनको यहीं पर ही प्रयास किया गया रोज़गार उपलब्ध कराया जाए। औद्योगिक इकाइयों ने अपने यहाँ उनको नौकरियाँ दी। नतीजा जब दूसरी लहर आई जहाँ बाकी प्रदेशों में उद्योग फिर बंद हुए तो केवल 4 लाख लोग लौट के वापस आए। इसका मतलब बहुत सारे लोग यहीं समायोजित हो गए थे। और उसका मैं आपको बिल्कुल फैक्ट्स और फिगर्स के साथ सिद्ध कर सकता हूँ कि वो लोग कहाँ एडजस्ट हुए हमारे उद्योगों में। अभी शुरुआत में जब भूमिका दे रही थी हमारी साथी, तो उन्होंने 2-3 स्कीम्स के बारे में बताया। देखिए रोज़गार के बारे में बहुत बात होती है, युवाओं को रोज़गार। मैं एक फिगर आपके सामने रखना चाहूँगा। ये उस स्किल मैपिंग से उस रोज़गार को भी जोड़ने का एक स्टैटिस्टिक है और एक उसका आधार है कि प्रदेश में पिछले 5 साल में लगभग 2,30,000 करोड़ के ऋण एमएसएमई में बैंकों द्वारा वितरण किए गए। बैंक्स की फिगर है, किसी और की नहीं, बैंक की सर्टिफाइड फिगर्स हैं। लगभग 80 लाख नई एमएसएमई इकाइयाँ प्रदेश में स्थापित हुई। हमने एक सर्वे कराया, लगभग 11 लाख इकाइयों का फिजिकल सर्वे कराया, टीमें भेज के उन यूनिट्स का कि आपने इकाई लगाई, बैंक से लोन लिया, कितने लोगों को रोज़गार दिया।
उन 11 लाख इकाइयों में हमें 34 लाख लोग मिले जिनको रोज़गार मिला था। अब आप इस 11 लाख को 80 लाख पे एक्सट्रापोलेट करें तो लगभग फिगर आती है आपकी 3 का भी औसत लें तो 2 करोड़ 40 लाख लोगों को पिछले 5 साल में निजी उद्योगों ने रोज़गार दिया। तो इतना बड़ा ये जो रोज़गार का एक माध्यम बना, उसी से ये जो 40 लाख लोग थे जो कि वापस आए थे, वो बहुतों में वो भी समायोजित हुए और नए युवाओं को भी उसी में जॉब मिली, उनको उसमें समायोजन मिला। इसके साथ साथ लगभग 4.5 लाख जो सरकारी नौकरियों में कई बरसों से पद नहीं भरे गए थे, एक अभियान चलाकर पारदर्शी तरीके से उनमें नौकरियां दी गई। संविदा में भी लगभग 3 लाख से अधिक रोज़गार संविदा में दिए गए। तो एक बहुत बड़ा एक प्रयास हुआ है लोगों को रोज़गार देने का। और मैं बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जब हम इकट्ठी करें, और ये एक सिद्ध होता है इससे भी कि जो एक सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स है, CMI, वो हर क्वार्टर में आंकड़े जारी करता है इकोनॉमी के बारे में। तो उनके आंकड़ों के हिसाब से जो बेरोज़गारी की दर 2017 में 2016-17 में जो लगभग 14% से ज़्यादा थी, वो अब घट के 4.8% रह गई है। तो ये जो एक्सटर्नल एजेंसीज हैं, जो थर्ड पार्टी है, उनका अगर सर्वे ये बता रहा है कि प्रदेश में बेरोज़गारी की दर घट गई है और उसको साथ में वो सपोर्ट कर रहा है कि बैंक्स ने इतनी इकाइयों को वित्त पोषण किया और उनको इतनी जॉब्स मिली, तो ये पूरा एक सर्कल बनता है जो कि ये सिद्ध करता है कि प्रदेश में बहुत अधिक रोज़गार के अवसर पैदा हुए हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि क्या बदलाव ये आया है, वो बदलाव है कि गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है। देखिए, इतना बड़ा प्रदेश है, इतने बड़े प्रदेश को मैनेज करने के लिए सिटीज़न गवर्नमेंट जो इंटरेक्शन है, जो इंटरफेस है, उसको और बेहतर करने के लिए टेक्नोलॉजी से बेहतर और कोई रास्ता नहीं है। तो पहली बार इतने मैसिव लेवल पे टेक्नोलॉजी यूज़ हुई। वो टेक्नोलॉजी यूज़ कैसे हुई? पहला, जितनी योजनाओं में लाभार्थी को पैसा जाता है वो सब DBT के माध्यम से अब किया जा रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मीन्स यहाँ से सीधे लाभार्थी के अकाउंट में पैसा जाता है, अनटच्ड बाय एनीबडी, और उसकी सूचना जैसे ही पैसा ट्रांसफ़र होता है उसको SMS के माध्यम से लाभार्थी को, बेनिफिशियरी को वो सूचना दी जाती है कि आपके अकाउंट में ये धनराशि जमा हो गई है। उसको कहीं भागना नहीं पड़ता है, कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ता है, सिवाय इसके कि जब वो बैंक में जाएगा पैसा निकालने के लिए तो उसको बैंक में जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं। तो ज़्यादातर लगभग 99% जो प्रदेश सरकार की ऐसी योजनाओं में जहाँ पर कि पैसा ट्रांसफ़र होता है लाभार्थियों को, वो अब DBT के माध्यम से किया जा रहा है, सीधे बैंक से उनके खातों में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इसके साथ साथ गाँव में सब सरकारी कागज़ आपको उपलब्ध हों, उसके लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे किया गया है। कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित थे, पहले लगभग 30,000 थे, उनकी संख्या बढ़ाकर अब 1,30,000 कर दी गई है। लगभग एक गांव में हमारे यहाँ अगर आप देखें तो हमारे यहाँ लगभग 59,000 ग्राम पंचायतें हैं, तो एक ग्राम पंचायत में 2-2 कॉमन सर्विस सेंटर हो गए। दैट मीन्स वो कॉमन सर्विस सेंटर जो हैं सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल हैं, जहाँ पर कि आपको आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आपको आपके खेत की खतौनी की कॉपी, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की कॉपी, ये सारे चीज़ें वहीं उपलब्ध होती हैं उसी कॉमन सर्विस सेंटर पे। सिटीज़न को बाहर नहीं आना पड़ता है, उसको मुख्यालय डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं आना पड़ता, उसको तहसील नहीं जाना पड़ता। ये माना है कि यदि वो अपना किसी तहसील में अगर जिला मुख्यालय आना पड़ता है तो एक दिन का रोज़गार उसका जाता है, तो और उसको सुविधा के लिए भी भागना पड़ता है। तो उसके लिए ये जो सिटीज़न गवर्नमेंट इंटरफेस है वो डिजिटल सिस्टम से कर देने से उसको बहुत सुविधा हो रही है। अब तो एक नया जो सरकार कर रही है, जिस पे अभी कुछ दिन में बड़ा कार्यक्रम भी होने वाला है, वो है घरौनी। ये एक बहुत सालों से प्रदेश में जो है ये समस्याएं चल रही थी कि गाँवों में झगड़े जो हैं आबादी की ज़मीन की वजह से होते हैं, क्योंकि आबादी की ज़मीन पे किसी का नाम नहीं लिखा होता है, सिर्फ आबादी दर्ज होती थी। तो जो जहाँ कब्जा कर लेता था वहीं पर ही उसकी मालकियत हो जाती थी, तो इसी पे बहुत विवाद होते थे। तो अभी भारत सरकार की स्कीम है, लेकिन प्रदेश सरकार उसको बहुत तेज़ी से लागू कर रही है
कि ड्रोन के माध्यम से जो जिसका फिजिकल पोजेशन जहाँ जहाँ है उसको मार्क करके उसका नक्शा बना के उसको पेपर उसका कागज़ बना के और वो बाकायदा रिटर्न में उसको डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है कि ये तुम इस ज़मीन के मालिक हो। वो ये ऐसे सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसका बहुत बड़ा मतलब है। इसका बहुत बड़ा मतलब ये है कि आप उस परिवार की क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं कि अभी तक उसके पास उस ज़मीन का जिसमें उसका घर था कोई कागज़ नहीं था कि उसके नाम है वो। अगर उसको बैंक से कोई पैसा रेस करना था तो बैंक उसको पैसा नहीं देता क्योंकि उसका नाम ही नहीं है। अब जब उसका नाम का कागज़ बन रहा है, बाकायदा नक्शे के साथ बन रहा है, तो दो काम हो रहे हैं। एक तो झगड़े ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि सबको ईयर मार्क हो जा रही हैं, सबकी सीमाएं, सबके घरों की, सबकी नाली, सबका ये किधर किधर है। और दूसरा उसके नाम ज़मीन हो रही है, वो बैंक के साथ पास जाके आसानी से जो है वो ऋण उपलब्ध उसको हो जाएगा। और बैंक्स ने ये करना शुरू किया है। तो एक बहुत बड़ा ये एक क्रांति है। लगभग 25 लाख लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से कुछ दिन में ये कार्यक्रम भी कराया जाएगा। तो ये जो पूरा ये गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का जो एक माध्यम अपनाया गया, मैं इसमें बता रहा हूँ कि जैसे राशन की दुकानें हैं, राशन वितरण में इतना ज़्यादा शिकायत होती थी, तो अब उसमें पॉस मशीन एक आती है, पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन, जिसके माध्यम से वो अंगूठा लगा के आप उसका वो जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, आप देखेंगे कि इतना पारदर्शी और बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन उसका हो रहा है कि सरकार को जो हर साल हो सकता है चोरी में चले जाते रहे हों, 1200 करोड़ रुपए की बचत हुई पिछले वर्ष। यही कि सही वितरण हुआ और वो सही आदमी को पहुंचा, शिकायतें बहुत कम हुई। इसी तरह से पिछले 5 साल में किसानों से रिकॉर्ड गेहूं और धान खरीदा गया। पिछले 5 साल से उससे पिछले साल के दोनों के अगर पिछले 10 साल का संख्या मिला ली जाए टोटल मीट्रिक टन्स में, तो उससे भी ज़्यादा पिछले 5 साल में किसानों से धान और गेहूं खरीदा गया। और वो भी अब पॉइंट ऑफ परचेज एक मशीन उसी में लगाई गई कि वो खतौनी देख के और उसमें इंश्योर करके कि जिसकी ज़मीन है उसी से धान या गेहूं खरीदा जा रहा है, उसी किसान से खरीदा जा रहा है। तो ये व्यवस्था भी साथ के साथ की गई। तो हर जो जहाँ भी सिटीज़न इंटरफेस है गवर्नमेंट का, हर जगह पर ये प्रयास किया गया है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आसान सरकार की प्रक्रियाओं को बनाया जाए, ताकि किसी भी नागरिक को सरकार से जो सुविधा लेनी है उसके लिए बहुत भाग दौड़ ना करनी पड़े। अगर ऑनलाइन हो सकती है तो उसको घर बैठे हुए वो सुविधा मिले। एक और प्रोग्राम जिसके बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा और जो कि पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी वाराणसी में उसके बारे में प्रदेश सरकार की तारीफ भी की और ये कहा भी कि पूरे सभी प्रदेशों को इस प्रकार का ये प्रोग्राम चलाना चाहिए। वो है एक जनपद एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। देखिए, उद्योगों की प्रगति में जो है चाइना को आगे माना जाता है। तो सबसे जो मॉडल है उद्योगों का वो क्लस्टर मॉडल है कि अगर आप एक क्लस्टर में कोई उद्योग को प्रमोट करते हैं तो उसको बेनिफिट ऑफ वॉल्यूम्स मिलता है। वहाँ पर हर तरह का स्किल इम्प्रूवमेंट हो या आपका मार्केट की बात हो, वो अगर वॉल्यूम्स रहेगा तो सब चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध होंगी। तो ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उसी सिद्धांत पे है कि एक ज़िले के जो हमारे पारंपरिक जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स थे, उन प्रोडक्ट्स को, जो ऐसे प्रोडक्ट थे जो कई हज़ारों साल से चल रहे थे लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं गया था, अब ऐसे प्रोडक्ट को चिन्हित किया गया। लगभग 75 ज़िलों में 57 प्रोडक्ट ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनको कि प्रमोट किया जा रहा है। सबसे पहले डायग्नोस्टिक स्टडी कराई गई, हर प्रोडक्ट का स्वॉट एनालिसिस हुआ, फिर उसमें से जो कमियां निकली हैं उसमें उसको 2 हिस्सों में बांटा गया कि हार्ड इंटरवेंशंस कौन सी हैं, सॉफ्ट हैं। सॉफ्ट मीन्स पॉलिसी लेवल इंटरवेंशन, हार्ड मीन्स आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वहाँ पे क्रिएट करना है। तो ये पूरा एक मिशन की तरह से, अभियान की तरह से चल रहा है और उसका असर ये है कि प्रदेश का जो निर्यात है वो पिछले 3 साल में लगभग 40% बढ़ा है और उसको और ODOP के माध्यम से और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इकोनॉमी में बहुत अंतर आया है, रोज़गार के साधन बढ़े हैं, वो प्रोडक्ट प्रमोट हुआ है। ये सभी ऐसे प्रोडक्ट हैं जहाँ के लोग कई सदियों से उसी काम में लगे हुए थे, तो वहाँ लोकली स्किल भी मिल जा रहा है, उसको स्किल इम्प्रूवमेंट कराना भी आसान हो रहा है। और चूँकि पहले से ही इन्वायरमेंट है तो उसको फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस दोनों
बनाने में आसानी हो रही है। तो ये एक योजना पूरा एक तरह से पूरे हमारे जो लघु और मध्यम उद्योग हैं उनमें एक गेम चेंजर की तरह है और प्रदेश में अधिक से अधिक जो है रोज़गार पैदा करने के अवसर जो है ये प्रदान कर रहा है। तो ये कुछ आंकड़े और कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने सोचा मैं आपके सामने इसको रखूं। और मैं फिर से रिपब्लिक नेटवर्क का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने आज ये पूरा दिन प्रदेश उभरता उत्तर प्रदेश के विषय पर ये आज जो एक गोष्ठी रखी है, इसके माध्यम से जो प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास हैं, जो उन प्रदेश सरकार द्वारा जो एफर्ट्स किए गए हैं, प्रदेश सरकार द्वारा जो नीतियां लागू की गई हैं, जिसका कि परिवर्तन, जिसका कि असर अब दिखाई दे रहा है, वो उसको आम जन तक पहुंचाने में हम सबको मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।